लें बच्चों, कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और वही क्वेश्चन हम आगे लेकर चलेंगे डेफिनेटली। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, सारा डाटा आ गया जो हमने डिस्कस किया हुआ है। एक क्वेश्चन आया सर, ये जो लीज 2 या 3 इयर्स बाद स्टार्ट हो रही है उसमें कंफ्यूजन हो रही है। बेटा लीज नहीं स्टार्ट हो रही है, रेंटल देना स्टार्ट हो रहा है। पहली बात, इसे डिलेड एनुटी जस्ट आपको सिखानी थी कि आपकी रेंटल्स आपको एक टाइम देकर शुरू करवाया गया एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इसका एक पास्ट पेपर भी है, वो करेंगे इंशाल्लाह, मजीद समझ लग जाएगी उस वक्त। ओके, अच्छा बच्चों जी, शुरू करते हैं हम। हमारा हमारी पहली रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 से 23 तक इन द बुक्स ऑफ एमटीएल। एमटीएल हमारा है लेसी, मरहबा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। फेयर वैल्यू हमने कहा था, फेयर वैल्यू को क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे फॉर लेसी। देन लीज टर्म हमारी 4 साल, इंस्टॉलमेंट हमारी 20 साल थी। एरियर्स में हम क्वेश्चन कर रहे थे, एरियर्स में पेमेंट थी। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा है लेसर लेसी को वो है 10%, और वही लीज के अंदर छुपा हुआ है। हमने क्या कि हम लीज पेमेंट करते हैं, जेन्युइनली डाउन पेमेंट जो है ये लीज लायबिलिटी का हिस्सा नहीं होती है, ये हमने ऑलरेडी पे कर दी होती है, तो हमारी लीज लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन आसानी के लिए हम इसको इसका हिस्सा बना लेते होते हैं और इसको इसी तरीके से लेकर चलते हैं ताकि हमारी ये शेड्यूल के अंदर भी आ जाए और हमें जर्नल एंट्रीज करनी भी आसान हो। ठीक है बच्चों, एक बात मैंने आपको ये बता दी। नेक्स्ट है, हमने इंस्टॉलमेंट शुरू की थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। हम ये स्टार्ट करेंगे, हम सारी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी, हम हमारी पेमेंट की डेट्स आप लिख देंगे, ये डेट ऑफ पेमेंट्स है, पेमेंट डेट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, ये जिस जिस तारीख को पेमेंट हो रही होगी आपने उस तारीख की डेट लिखनी है। इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा और जो सा रेट दिया होगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, पर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा। अभी हमारा पूरा साल था, 1 साल की इंस्टॉलमेंट थी, ये हमने सीखा। और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जब आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी तो उसका प्रिंसिपल जितना भी होगा वो सारे का सारा हम प्रिंसिपल में लिख देंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। अगली चीज जो हमने सीखी थी, जर्नल एंट्री पहली सीखी थी कि राइट ऑफ यूज एसेट की बेसिक जर्नल एंट्री क्या है, वो पैरा 24 डायरेक्टली बताता है हमें कि राइट ऑफ यूज एसेट बैलेंसिंग हमेशा आया करेगा। लीज लायबिलिटी ये लीजिंग कंपनी को आपने देने हैं, लीजिंग कंपनी को लायबल हैं लीज लायबिलिटी के लिए। कोई कैश दे रहे हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, कोई लॉयर वगैरह की फीस वगैरह है, वो थर्ड पार्टी को आपने पैसे जो दिए होंगे वो भी आपका एसेट का पार्ट बनता है। एसेट के पार्ट में कौन कौन सी चीज आती है हम IAS 16 में सीख चुके हुए हैं, कॉस्ट डिटर्मिनेशन हम सीख चुके हुए हैं। तो उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों विद रिस्पेक्ट टू एसेट। अब अगर यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह कोई होगी, कोई मशीनरी हमने ले ली, तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन भी किस में आ जाएगी, एसेट के अंदर डेबिट होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे वो यहाँ पर आएंगे।
प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, हमने इसका थोड़ा सा इशारा पड़ा हुआ है कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, फ्यूचर में पे करनी होती है। ये किस तरीके से लेनी है ये बाद में जाकर आ जाएगा। तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास अब दो चीजों ने आगे चलना है, दो चीजों ने। एक है राइट ऑफ यूज एसेट, इसने डेप्रिशिएट होना है, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री हुआ करेगी। और एक लीज लायबिलिटी की पेमेंट्स होंगी हमारी, हर साल आपने लीज लायबिलिटी क्या करनी होगी, पेमेंट्स करनी होंगी। अब आपने देखना यह है कि आपकी पेमेंट एरियर में है या एडवांस में है, उसके हिसाब से शेड्यूल बनता है। फिलहाल एरियर का काम, ये हमारा साल यहाँ पर पहला मुकम्मल हो रहा है, तो इसके अंदर एक इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। इसको डील करने के बेटा जी दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड वाला तरीका और एक स्टैंडर्ड के बगैर पुराना तरीका। दूसरी जनरल एंट्री जो 31 दिसंबर 20 पर होनी है, 31 दिसंबर 20 ही है, यस 31 दिसंबर 20 है। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर IFRS पैरा में, मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको IFRS पैरा। इसका रेफरेंस बाद में देता हूँ, पहले जरा एंट्री समझ लें। आप एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इस एंट्री की बेसिस के ऊपर ही इसी तरह की एंट्री को लेकर मैं चलूंगा आपका IAS 21 में भी, IFRS 39 में भी, ये IFRS 16 में भी। ये सेम बेस लॉजिक यही वाली रहेगी हमारी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। पुराने जमाने में ये एंट्री होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट नहीं करनी, हमने लीज लायबिलिटी का हिस्सा बनाना है क्योंकि स्टैंडर्ड में ये कह रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बी पार्ट ऑफ लोन या लायबिलिटी। कितना था जी, हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल के अंदर बुक हो जाना चाहिए 6.3। ये मैंने एंट्री कर दी 6.3 के साथ। अब अगर मैं लीज लायबिलिटी का एक अदद लेजर बनाऊं तो वो कैसा शो हो रहा होगा इस एंट्री के बाद। 1 जनवरी 20 BD नील, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 63.4, यस 63.4। 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20 को हमने ये वाली एंट्री पास कर दी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 6.3। अब क्या जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है वो भी इसका हिस्सा बन चुका है इस लेजर का, और अब मैं जाके क्या करूंगा, इसकी पेमेंट करूंगा। पेमेंट कब हो रही है, वो भी 31 तारीख को ही हो रही है, 31 दिसंबर 20। थर्ड एंट्री इसकी ये बन जाएगी कि अब आपने लोन पे करना है, लाइबिलिटी पे करनी है, तो आपकी एंट्री बनेगी लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब ये टोटल की टोटल क्या है, इंस्टॉलमेंट पेड है 20 मिलियन की। पहले इंटरेस्ट को भी अपना लोन का हिस्सा बना लिया, फिर उसी लोन में से जब पेमेंट कर रहा था तो मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को इकट्ठा गेट आउट बोल दिया, ये इंटरेस्ट हिस्सा बना और यहां पर आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कर दिए। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड, हमें कहता है कि इस तरीके से एंट्रीज पास करो। कहां पर कहता है ये स्टैंडर्ड में भी देखते हैं। स्टैंडर्ड में यहां पर सबसीक्वेंट मेजरमेंट,
अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड पढ़ने का भी थोड़ा सा तरीका बता दूं, फिर आगे चलता हूं। बेटा जी, स्टैंडर्ड के अंदर ये लाइन देख रहे होंगे आप, ये लाइन, ये लाइन का मतलब ये है, इसके ऊपर साथ एक हेडिंग लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन आने तक ये ऑब्जेक्टिव का ही कहानी चल रही है। उसके बाद ये लाइन आ रही है स्कोप, ये स्कोप चलता रहेगा जब तक नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाती, अंडरलाइनिंग नहीं हुई होती। उसके बाद हमारा रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन आ रही है, बात की कहानी अभी नहीं पढ़ रहे, ये खत्म हो गया। फिर आइडेंटिफाइंग लीज, बात की कहानी अभी नहीं देख रहे, आइडेंटिफाइंग लीज चलती रहेगी, ये सारी आइडेंटिफाइंग लीज जब तक कि अगली कहानी नहीं शुरू हुई। अगली कहानी है लीज टर्म की कहानी, ये भी बात में डिस्कस करनी है। फिर हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, लेसी की। अब लेसी की अकाउंटिंग सारी की सारी यहां पर बयान की गई है इस लाइन के अंडर, जब तक के नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाती। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। रिकॉग्निशन, स्टार्ट में सबसे पहले क्या करना है, एट कमेंसमेंट डेट लेसिंग शैल रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी, जो हमने अभी एंट्री पास की, पहली एंट्री पास की, पहले हम ये लिखेंगे। फिर हमने भाई किस तरीके से पास करनी है, एट कॉस्ट लिखना है। फिर हमने 24 में एंट्री देखी उसकी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, किस तरीके से मैयर करनी है, जो हमने लीज लायबिलिटी की वो सारा काम किया था, प्रेजेंट वैल्यू मालूम की थी। एट कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मेजर लीज लायबिलिटी एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स, ऐसी पेमेंट्स दैट आर नॉट पेड एट दैट डेट। इसलिए मैं कह रहा था डाउन पेमेंट शामिल नहीं करनी है, जनरली हिस्सा नहीं है लीज लायबिलिटी का, क्योंकि वो तो पे हो चुका है। लेकिन अपनी आसानी के लिए सारी चीज एक ही जगह पर लाने के लिए उसको उस फार्मूले का क्या बना दिया हुआ है, हिस्सा बना दिया हुआ है। Somehow discounting using interest rate implicit in the lease, ये भी हमने पढ़ा अभी, हमें क्वेश्चन के अंदर implicit रेट दिया हुआ था। आगे बाकी बात बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ईयर एंड के बाद या पेमेंट्स वगैरह की एंट्रीज वगैरह। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मैंने कहा था दो चीजों की होगी, एक आगे लेके चलना है किसको, राइट ऑफ यूज एसेट को, और दूसरा लीज लायबिलिटी को। ये दो चीजों को ही हमने लेकर चलना था। होप सो यू गॉट द पॉइंट। एक राइट ऑफ यूज एसेट को आगे लेकर चलना है, एक लीज लायबिलिटी को। और ये वाली एंट्री हमारी जो हमने अभी की है, जो सी की है, वो पैरा 36 में एग्जैक्टली लिखी हुई है। कहता है कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मेजर लीज लायबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आफ्टर कमेंसमेंट डेट। हम इसको क्या करेंगे, हेलो, अच्छा बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे अपनी लायबिलिटी को, कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी। इंक्रीज करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट क्या होगा, आपका लोन या लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, रिड्यूस करेंगे कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट मेड, लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। पैराग्राफ नंबर 36 पूरी आपको एंट्री बता रहा है।
पैरा 36 जी। एनी क्वेश्चन ऑन इट? कोई चीज आपको इस चीज में ना समझ लगी हो? इंक्रीज करना है लीज लायबिलिटी को विद इंटरेस्ट, और पेमेंट आपने करनी है जो रेंटल पे कर रहे हैं उससे। और यही असलूब हमने पूरे, मैंने कहा था मैं एक ही तरीकाकार से, एक ही एंट्री के जरिए, एक ही लॉजिक के जरिए हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में एक ही तरह की एंट्रीज पास कर रहे होंगे। तो ये वाली एंट्री क्या करना है, पल्ले बांध लेनी है आपने। ये 2-3 स्टैंडर्ड्स के अंदर चलनी है ये। बात क्लियर हुई बच्चों? अच्छा, अब ये वाली लीज लायबिलिटी का रेंटल यहाँ पर हमने 31 तारीख को ही क्या किया, 31 दिसंबर 20 लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया, और हमारे ईयर एंड के ऊपर कैरेट डाउन आ जाएगा। 63.4 प्लस 6.3 माइनस 20, ये आपका बन जाएगा 49.7। ये हमारा लायबिलिटी का लेजर बन गया। दूसरी साइड पे हमारा राइट ऑफ यूज एसेट का लेजर बनता है, जिसको आपने आगे फर्दर लेकर जाना है। राइट ऑफ यूज एसेट 63.4 1 जनवरी 20, बीडी इसका भी नील था। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, आईडीसी का कैश पे हुआ क्रेडिट, ये नेट वैल्यू आ गई। अब इसने आगे चलना है, इसने डेप्रीशिएट होना है 31 दिसंबर 20। क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसकी लाइफ बताई गई है? क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर लाइफ बताई गई है? क्वेश्चन के अंदर लाइफ नहीं बताई गई कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। अगर यूजफुल लाइफ नहीं बताई गई तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या बीइंग लेसी, क्या मुझे पता है कि ये 4 साल मेरे पास रहेगा? लीज टर्म मेरी 4 साल, मुझे पता है कि ये 4 साल क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, ओवर द लीज टर्म इसको डेप्रीशिएट कर देता हूँ। बाकी आगे जाके इसका रूल, प्योर रूल हमारा डिफाइन हो जाएगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं मेजरली जर्नल एंट्रीज पर। तो मैं क्या करूंगा, डेप्रीसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, या डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। मैं डेप्रीसिएशन डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट करने लगा हूँ 63.4 डिवाइड बाय 4 करके। 63.4 डिवाइड बाय 4 किया मैंने, तो 15.85 मेरी क्या आ गई, डेप्रीसिएशन आ गई। और यहां से मेरा इस साल का सीडी 31 दिसंबर 20 का आ जाएगा -63.4 47.55। तो यूं मेरा राइट ऑफ यूज एसेट भी आगे प्रोसीड करेगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी, और लीज लायबिलिटी भी आगे चलेगी। और उसकी हमने पैरा 36 देख लिया कि इसने कैसे चलना है आगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एक ही एंट्री आज अभी याद कर लेंगे, ये हमारे लिए स्कूल में रहेगी। दूसरा वे आउट भी है, जो मैंने कहा था, इंटरेस्ट डायरेक्टली एंट्री भी पास हो सकती है एरियर के केस में, सिर्फ और सिर्फ एरियर के केस में हो सकती है, एडवांस के केस में करनी यही है। तो लिहाजा हम फोकस ही एक की एंट्री के ऊपर रखते हैं। बहरहाल मैं दूसरा वे आउट जरूर बता दूंगा आपको। दूसरा वे आउट इसकी नेट एंट्री पास करने का है एरियर के केस में। लीज लायबिलिटी की एंट्री, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना है 6.3 से, बैंक से पैसा निकलना है 20, तो फिर लीज लायबिलिटी डेबिट होगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 13 पॉइंट कितने से, 13.7 से।
इन दो एंट्रीज के अगेंस्ट एक सिंगल एंट्री ये पास हो सकती है 31 दिसंबर 20 पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एरियर के केस में हो सकती है, दूसरे केस में नहीं हो सकती है। ये देख लेना, लीज लायबिलिटी एक दफा क्रेडिट हुई, एक दफा डेबिट हुई, तो नेट इफेक्ट लीज लायबिलिटी का क्या हुआ, 13.7 हुआ। बाकी इफेक्ट आप देख लें, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करें तो ये वाली एंट्री बन जाती है। पुराने जमाने में यही चला करती थी, पुरानी बुक्स में आपको ये लिखी हुई मिलेगी। इवन स्टैंडर्ड आ गया हुआ था फिर भी यही किया करते थे, क्योंकि एग्जामिनर इतना सख्त नहीं हुआ हुआ था। अब एग्जामिनर सख्त होना शुरू हो गया। अब एग्जामिनर कहता है कि यार जैसे स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना वैसे एंट्री पर का पास करो पास करो पास करो। पहले लीनियंट था, थोड़ा सा मेच्योर टॉपिक नहीं था, इस तरीके से सिलसिला था। तो आपने ये वाली एंट्री पास करनी है, स्टैंडर्ड का पैरा आपको पढ़ा दिया है, पैरा के अंदर जो एंट्री है वो आपको समझा दी। अगली एंट्री हमारी डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन की एक एंट्री आप यहाँ पर पास कर देंगे 31 तारीख को, थर्ड फोर्थ एंट्री। डेप्रीसिएशन डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट 15.85। ये पहला साल हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब अगले सालों में यही वाली एंट्रीज ही होनी है। कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया है। ईयर एंड 31 दिसंबर 21 के ऊपर अगर मैं आऊंगा तो मेरी एक एंट्री होगी 31 दिसंबर 21 को, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। दूसरी एंट्री होगी लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसका तो मुझे जुबानी याद है कि ये 20 के साथ होनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें शेड्यूल से देखना पड़ेगा, शेड्यूल में 5 का आ रहा है, मैं 5 की एंट्री पास कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। दूसरी एंट्री राइट ऑफ यूज एसेट को वे फॉरवर्ड लेकर चलने का है, डेप्रीसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट। ये डेप्रीसिएशन चेंज नहीं होनी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने इसको वर्कआउट किया 15.85 के साथ। इससे अगला साल भी यही वाली एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये तो इंस्टॉलमेंट है 20 के साथ ही, और इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे कहाँ से देखना होगा, शेड्यूल से देखना होगा। 3.5 मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, वो मैं चुप करके लूंगा और एंट्री के अंदर लिख दूंगा 31 दिसंबर 22 के लिए। और एक एंट्री मेरी डेप्रिसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट। राइट ऑफ यूज एसेट ही नाम लिखना है आपने। 15.85। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ लगी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कहानी ना समझ लगी हो वो आप पूछ सकते हैं। अब हमें काम करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, फिर डिस्क्लोजर की कहानी आएगी। अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बेटा जी, हम यहाँ पर करके, यहाँ पे जगह अच्छी खासी खाली है, हम यहाँ पर करके क्या करते हैं,
लो जी बच्चों, अब कितने सालों का काम करना है? 3-4 सालों का काम करना है हमने। बीस, इक्कीस, बाईस, ये लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप खुद सोचें कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या कुछ जाना है। क्या दो ही चीजें सिर्फ जा रही हैं? एक इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, दो ही चीजें जा रही हैं। और एसेट्स में अगर हम सोचें तो हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट है, इसने अपनी बीवी पर लिखा जाना है, बुक वैल्यू पर। और दूसरा, लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास लीज लाइबिलिटी है, लीज ऑब्लिगेशन। लेकिन लीज ऑब्लिगेशन में एक बात हमने सीखी हुई है, वो क्या? बचपन में पढ़ा था कि आपने अपने साल के एंड पर खड़े होना है और देखना है अगले पूरे साल में अगर कोई पेमेंट्स होनी है तो उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और उससे अगले सालों में जो होनी है उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो हमने अब अगले साल की पेमेंट्स देखनी है और उसको सेपरेट करना है। उसका लिए बड़ा ही आसान सा तरीका, बहुत ही आसान सा तरीका, जो सा साल कर रहे हैं उसकी आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर लो, लाइन लगा लो। वॉट एवर यू डू फॉर एक्सट्रैक्ट्स, फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, extracts and disclosure, just do me a favor, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा लें और अगले साल की आखिरी पेमेंट के नीचे भी लाइन लगा लें। इसका मतलब क्या है ये देखें जी। मेरे साल की आखिरी पेमेंट है 31 दिसंबर 20 के हिसाब से देखूं तो ये, अगर मैं पूरा लाइन लगाना चाहूँ तो पूरी भी लगा सकता हूँ। ये है मेरी, और इसको बोलेंगे टोटल लीज लायबिलिटी। इन टोटलिटी मैंने एट द एंड ऑफ करंट ईयर 31 दिसंबर 20 49.7 पे करना है। अब अगले साल के एंड पर भी अगर मैं लाइन लगाता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगले साल मैंने 15 पे करना है और उनसे अगले सालों में मैंने 34.7 पे करना है। टोटल मेरी लीज लायबिलिटी ये बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और ये जितनी भी पेमेंट्स आ रही हो इस टेन्योर के अंदर, अगर क्वार्टरली होंगी तो 4 होंगी, अगर सेमी एनुअली होगी तो 2 होंगी, अगर एनुअली होगी इंस्टॉलमेंट तो 1 होगी, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी तो 12 होंगी। ठीक, आपको क्वेश्चन एक सिंगल का भी, एनुअल का भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन क्वार्टरली भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन सेमी एनुअली भी आ सकता है। मंथली के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा काम है। हाँ, मंथली इस तरीके से जरूर कर सकता है कि पहला साल दे दे और पहला साल बिल्कुल एंड पर स्टार्ट हो रहा हो, मींस अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 3 पेमेंट्स कर दे
तो फिर जरूर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, मंथली नहीं करेगा। ये मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट और नॉन करंट इकट्ठी कर लें तो टोटल बन जाती है। तो मैं अब फोकस करने लगा हूं सिर्फ सिर्फ लीज लायबिलिटी के ऊपर। 31 दिसंबर 20 पर, 31 दिसंबर 20, पहले क्या लिख लूं मैं, नॉन करंट बिल्कुल सामने नजर आता है, नॉन करंट यहां पर लिखना है और यहां पर लिखनी है करंट लायबिलिटी, और यहां पर लिखना है आपने करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। 15 अगले साल में पे करना है, उससे अगले सालों में पे करना है 34 पॉइंट कितना था जी, 7। और इन दोनों को टोटल कर दूं तो मेरा बन जाएगा 49.7। अच्छा जी, अब मैं अगर 31 दिसंबर 21 के एंड पर खड़ा हूं तो मेरी करंट मेरी टोटल लायबिलिटी क्या बन जाएगी, 34.7 टोटल लायबिलिटी होगी। उससे अगले साल के एंड पर लाइन लगाऊंगा तो मेरी ये क्या बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी 21 के लिए, और ये बन जाएगी करंट लायबिलिटी 21, 16.5 और 18.2। सोलह इशारिया पांच, 18.2। 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22 पर अगर हम आए तो हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, ये टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी 22 के लिए, ये क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी 22 के लिए, 18.2 एंड निल। ये मेरी क्या बन गई, लीज लायबिलिटी बन गई है। लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बन गया है, सॉरी एक्सट्रैक्ट बन गया, डिस्क्लोजर नहीं। ये अब आपने चीज याद रखनी है। राइट ऑफ यूज एसेट आपने बुक वैल्यू लेनी है, पहले साल के एंड पर आपकी वैल्यू बनती है 63.4 माइनस 15.85, 63.4 माइनस 15.85 जो आपने कैलकुलेट की, बाकी बच जाएगा 47.55। ये आपकी बुक वैल्यू जो हमने वर्कआउट भी की थी, लेजर भी बनाया था जिसका ये वाला। लेजर तो हर साल बन रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 99.99% होती है, या तो एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा होता है या फिर एक्सट्रैक्ट्स के साथ डिस्क्लोजर्स मांग रहा होता है, बस ये लेजर्स नहीं मांगता। तो हमने लेजर्स बनाने भी नहीं है, लेजर बनाना था आपको समझाने के लिए। अब सारा का सारा काम क्या है, डायरेक्टली बूथे के ऊपर, फेस के ऊपर, एक साल की बीवी, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो अगले साल की बीवी आ जाएगी। ये काइंडली बुक वैल्यू है, ठीक है जी। बच्चे कहीं की कहीं भी ले जाते हैं ना बात। 47.55 माइनस 15.85, 47.55 माइनस 15.85, 31.7। पिछले साल की बीवी माइनस डेप्रीसिएशन करंट ईयर की, 31.7 माइनस 15.85, बैलेंस बच जाएगा 15.85, और 31 दिसंबर 23 पर ये नील हो जाएगा। अब आ जाते हैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सौखी के एक्सट्रैक्ट पे। तो ये तो हर साल क्या आना है, 15.85, 15.85, 15.85, 15.85 का नहीं खत्म।
इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल देखना पड़ेगा। पहले साल का इंटरेस्ट 6.3, दूसरे साल का इंटरेस्ट 5, तीसरे साल का 3.5, चौथे साल का 1.8। 6.3, 5, 3.5, 6.3, 5, 3.5 and 1.8। जी बच्चों, क्या यहां तक चीजें समझ लग गई आपको? कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि ये चीज रेपिटेशन में होती रहनी है, ये चीज रहनी रेपिटेशन में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एक्सट्रैक्ट्स बनाना। एक्सट्रैक्ट्स तो बना लिया हमने, डिस्क्लोजर बनाना, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा दो चीजें, एक राइट ऑफ यूज एसेट का नोट होगा और एक लीज लायबिलिटी का नोट होगा। अगर लीज का नोट कहेगा तो आपने सिर्फ लीज लायबिलिटी का नोट बनाना है। लिहाजा हम पहले बनाते भी कौन सा है, लीज लायबिलिटी का नोट बनाते हैं। ये बेटा आपका सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट्स की डिस्कशन कर दूं और फिर आगे चलता हूं। ये आपके लिए समरी बनी हुई है, समरी भी मैं आपके साथ एंड पर शेयर कर दूंगा। ये नॉर्मल लीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट है, इसके अंदर राइट ऑफ यूज एसेट, करंट एसेट्स इसके अंदर कुछ भी नहीं आना। नॉन करंट लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी आएगी, करंट लायबिलिटी में भी लीज लायबिलिटी, ये करंट पोर्शन है ना इसका, आप लिख देते हैं करंट पोर्शन। सौकी के एक्सट्रैक्ट्स में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 4-5 किस्म की सिनेरियोज होंगे, उन चारों पांचों किस्म के सिनेरियोज के आपके पास समरी भी होनी चाहिए। ये समरी मेरे पास मौजूद है, वो मैं दे दूंगा आपको। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक राइट ऑफ यूज एसेट का नोट आएगा, बाद में बात करता हूँ क्या चलना है। एक लीज लायबिलिटी का नोट होगा, जनरल भी छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जामिनर नहीं लिखता। एक लीज लायबिलिटी का नोट और उसके अंदर क्या क्या कुछ है और उसका क्या क्या मतलब है, ये अब हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। लीज लायबिलिटी का नोट एक दरमियान में आता है जनरल के, कौन कौन से बंदे ने लीज की है और कितनी लीज की है, ये वाली चीज एग्जामिनर आंसर में नहीं लिख रहा। लिहाजा हमें जनरल एक दफा सीख के बस आंखें बंद करके बनाना भी नहीं चाहिए, सीख लेते हैं हम वैसे ही कि जनरल क्या होता है। नोट needed to be written in exam। क्या है, जो कंपनी है वो लिख देगी द एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद फलाना टिमकाना, जिस भी का लेसर से हो।
और क्या चीज़ है, मशीन है, कार है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आगे इसकी डिटेल बता देगा कि लीज रेंटल कितना है और लीज टर्म कितनी अरसे की है। लीज टर्म इज 4 years, एनुअल रेंटल of 20 million to be paid in arrear। मैंने पहले बोल दिया है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आंसर के अंदर नहीं लिख रहा, लिहाजा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी बुक में लिखा हुआ देखें तो भी उसको आंखें बंद करनी है ऐसे और कहना साइड पे हो। लीज लाइबिलिटी का नोट, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अनडिस्काउंटेड से क्या मुराद है बेटा? ग्रॉस वैल्यूज जो डिस्काउंट नहीं हुई हो, मींस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की कहानी बतानी है कि भाई आपकी जो लीजिंग चल रही है, लीजिंग्स मुख्तलिफ किस्म की, अब आपके क्वेश्चन में एक ही लीज होगी, सारी की सारी जो लीजेस चल रही हैं उन सब का सिनेरियो इकट्ठा करके बताना होता है। तमाम लीजेस को इकट्ठा करके बताना होता है, लेकिन एग्जाम में तो आपको चांसेस यही है कि एक ही आई होगी, पॉसिबल हो सकता है दो दे दे, लेकिन अभी तक नहीं ऐसा हुआ। आपने बताना है लेस देन 1 ईयर में कितनी पेमेंट करोगे। ये क्यों बताना होता है भाई बेटा? आप यहां पर स्टैंड कर रहे हैं, अब आपका पढ़ने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाला ये देखना चाहता है कि आपके सर के ऊपर लीज से रिलेटेड पेमेंट्स का कितना बोझ है, कैश फ्लोज का क्या बोझ होगा। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कितना कितना बोझ होगा। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 year, 2 to 3 year, 3 to 4 years, ग्रेटर देन 5 years। 4 to 5 ही आएगा, 4 to 5 years, ग्रेटर देन 5 years या आफ्टर 5 years। तो ये है पूरा एक डिस्क्लोजर एक अल्टरनेटिव में। और दूसरा अल्टरनेटिव भी समझ लें इसका। दूसरा अल्टरनेटिव है लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 years, आफ्टर 5 years। ये दो अल्टरनेटिव्स हैं, इन दोनों अल्टरनेटिव्स के तहत आप आंसर दे सकते हैं। हम ऊपर वाला करने लगे हैं, लेस देन 1 ईयर। अब ये कहां से बनाना है? ये भी आपने अपने शेड्यूल से ही बनाना है। हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर दो, लाइन लगा दो। मैंने कहा था डिस्क्लोजर के लिए अंदर भी यही काम ही होगा। हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर दी, लाइन लगा दी। अब ये 1 साल में पे होना है, ये 1 से 2 साल में पे होना है, और ये 2 से 3 साल में पे होना है। तो 20 20 23 टाइम्स 20 बस लिखा जाएगा। अगर आप डिस्क्लोजर किसका बना रहे हो, 2020 का डिस्क्लोजर बना रहे हो, 31 दिसंबर 20, लेस देन 1 ईयर 20, 1 to 2 years 20, 2 to 3 years 20, टोटल हो गया आपका 60। अगर आप 31 दिसंबर 21 का डिस्क्लोजर बना रहे हैं,
तो एक इंस्टॉलमेंट कम होगी वो पे हो चुकी होगी। लेस देन 1 ईयर में 20, 1 to 2 ईयर्स में 20, बाकी रह जाएगा टोटल 40। कैसे सर? 31 नंबर 21 की पेमेंट के नीचे क्या कर दो, लाइन लगा दो। अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में 1 साल में और 2 साल में, तो एक एक क्या होती जाती है इंस्टॉलमेंट। अगर एनुअल हो, दो दो इंस्टॉलमेंट कम होती जाती हैं अगर सेमी एनुअल हो, चार चार इंस्टॉलमेंट्स कम होती जाती हैं अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो। 31 नंबर 22, लेस देन 1 ईयर, टोटल 20। भाई का क्वेश्चन आया है, ग्रुप एडमिन मोड पे है, अगर क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? 1 मिनट दें मुझे। एडमिन मोड पे क्यों आई है? ले जी बच्चों जी, एडमिन मोड खत्म हो गया। नाउ यू कैन आस्क द क्यूरीज इंस्टेंटली इन द ग्रुप। अच्छा जी, ये तरीका कार, अगर यही वाला सिनेरियो आप दूसरे तरीके कार से बना रहे हो तो फिर लेस देन 1 ईयर में एक आएगा, 20 आएगा, और 1 to 5 ईयर्स में 40 आएगा, और टोटल हो जाएगा 60। 20 आएगा, 40, 20 आएगा, 20। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है सर। इनमें से कोई भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं या एग्जामिनर स्पेसिफिक भी कह सकता है? नहीं, अपनी मर्जी। स्पेसिफिक कह दे कि इस फॉर्मेट में बनाना है, या ऐसे इशारा कर दे कि आपने स्लैब 1 to 5 ईयर्स की इकट्ठी बनानी है, तो फिर आपको समझ लग जाएगी। लेकिन एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, वो जस्ट डिस्क्लोजर देने का कहता है। दोनों ऑप्शन हमारे पास, बोथ ऑप्शन आर ओपन फॉर अस, आप जैसे मर्जी कर लो। हाँ, स्टैंडर्ड में डायरेक्टली जो ज्यादा लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ये हमें अलाउ करता है हमारा कंपनीज एक्ट वगैरह। ठीक है, तो हम फोकस इसके ऊपर ही कर लेंगे। ज्यादा साल नहीं दिए होते, 2-3 ही स्लैब बन रहे होते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, 2-3 स्लैब के ऊपर ही कहानी होती है। बाकी वैसे ऑप्शन ओपन है, जो मर्जी कर दो। और मैंने आपको बता दिया कि दोनों ऑप्शन हैं, हो सकता है आपको एक आंसर के अंदर आई कैप के एक आंसर में एक तरीका मिले, दूसरे में दूसरा तरीका मिले, तो परेशान हो जाए भाई वो केड़ा देना है सी। कोई टेंशन नहीं है, जो सा मर्जी दे दो। तो ये हमारे क्या हो गए डिस्क्लोजर। हमने सीख ली जर्नल एंट्रीज, एक ही तरीका कार पे हमने ये जर्नल एंट्रीज करते रहना है। दूसरा हमने सीख ली लायबिलिटी कैसे लेकर चलनी है, उसका करंट पोर्शन सीख लिया कैसे लिखना है, हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन कैसे लगानी है वो भी आपने सीख लिया। अब एक चीज आ गई है, राइट ऑफ यूज एसेट का नोट। राइट ऑफ यूज एसेट का नोट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और बनाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आपने IAS 16 का नोट सीखा हुआ है, बार बार FR1 में कर करके थक गए सर, ग्रोस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, इवैल्यूएशन, फलाना टिमकाना। तो एसेट का ही नोट है ना, नॉन करंट एसेट का नोट है। तो ये आपका आ गया बेटा जी। आ जाओ ना यार, क्यों तंग करते हो? दो कॉलम, कॉलम ज्यादा देखना चाहिए था, बना देती है। ये लें जी, ये राइट ऑफ यूज एसेट का नोट आ गया। आपका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये एसेट की कॉस्ट होती है,
ओपनिंग, एडिशन, अगर रिवैल्यूएशन हो उसकी वजह से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हवाई एंट्रियां, डिस्पोजल, क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कोई रिवैल्यूएशन की वजह से खत्म, डिस्पोजल, क्लोजिंग, नेट कैरिंग अमाउंट, कहानी खत्म। 2022 का काम, 20 का काम कर रहे हो तो ओपनिंग कुछ नहीं था, एडिशन 63.4 था, क्लोजिंग हमारा आ गया 63.4। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं थी, 15.85 आपने डेप्रिसिएशन की, टोटल आपकी आ गई 15.85 और आपकी बुक वैल्यू बन जाएगी, आ जाएगी। पता नहीं क्या थी बुक वैल्यू, डीवी की आई थी भाई 47.55। ये आपकी राइट ऑफ यूज एसेट का नोट आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकर दोनों को चलना है। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या आपसे आंसर मांगा है। 99.999999% फोकस उसका राइट ऑफ यूज एसेट के डिस्क्लोजर पे नहीं होता, लीज के डिस्क्लोजर पे होता है। और अगर लीज के डिस्क्लोजर का कहा है तो आपने लीज लायबिलिटी वाला डिस्क्लोजर ये वाला बनाना है। 2021-2022 आपका ओपनिंग हो जाएगा 63.4, आपका क्लोजिंग भी हो जाएगा 63.4। आपका ओपनिंग 15.85, 15.85 डेप्रीसिएशन करेंगे, 31 पॉइंट पता नहीं कितनी थी डेप्रीसिएशन, कितनी हो गई थी, जमा कर लेते हैं यार। 15.85 इंटू 2, 31.7 माइनस 63.4, 31.7 बच जाएगी। ओपनिंग 63.4, क्लोजिंग 63.4, बीडी 31.7, 15.85 मजीद आ जाएगी, 15.85 इंटू 3, 47.55 और बीवी आ जाएगी आपकी 15.85। This is how your disclosure will proceed for right of use asset. Any question, any query? बच्चे किधर गए हैं? बच्चे लगता है अभी से बोर होना शुरू हो गए। बेटा अभी तो इब्तिदाई इश्क है और होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। FAR2 है, इसको सीरियस लें। ये कहने को अभी तक आसान है, आगे यही वाला चैप्टर इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होना है। और जब हमने उस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर जाना है तो फिर आपने जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं की होगी आप आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला स्टैंडर्ड तकरीबन 100% हर अटेम्प्ट में होता है, चाहे किसी और टॉपिक में एग्जाम हो जाए या इंडिपेंडेंटली आ जाए। अभी तक उसका फोकस एक हिसाब से इंडिपेंडेंटली पूछने का बहुत ज्यादा है और बड़ा क्वेश्चन आता है तकरीबन 15 मार्क्स का। तो फोकस रखें, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, रेगुलर स्टडी नहीं छोड़नी है, लेक्चर नहीं छोड़ने हैं। वो वाला काम ना हो कि 2 महीने बाद फिर से जाके आप देख रहे हो कि मैंने कितने लेक्चर मेरे रह गए हैं, और जब हम क्लासेस खत्म करें फिर मुझे बच्चों के मैसेज ना आए कि अभी तक 30 लेक्चर पड़े हुए हैं, क्या हो जाएगा। आखिरी 10 दिन में भी मैसेज आ रहे होते हैं, 20 लेक्चर 25 लेक्चर रहते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या इसको छोड़ दूं, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। तो बंदा उस वक्त सर पकड़ लेता है, यार सारा 4 महीने की कर दे रहे हो तुम। आज कर दूंगा इंशाल्लाह, IFRS भी आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, हाईलाइटेड शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास पहले से स्टैंडर्ड है, जिसने FAR1 में खरीद लिए थे, दैट इज वेरी गुड थिंग, उसने अक्लमंदी दिखाई थी। अब उसके पास FAR1 के स्टैंडर्ड हाईलाइटेड ऑलरेडी है, अब उसने सिर्फ FAR2 के ऊपर फोकस करना है।
और वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने FAR 2 में ही सिर्फ स्टैंडर्ड ले रहे हैं, उन्होंने FAR 1 के भी थोड़े थोड़े से हाईलाइट करने हैं और FAR 2 भी करना है। FAR 1 सारे का सारा हमारे कोर्स का हिस्सा है। मुलाजा बात है, वो स्टैंडर्ड की ही चीजें सिर्फ सिर्फ पूछता है और दूसरी चीजें नहीं पूछता, लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की चीजें नहीं पूछता। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। ले बच्चों जी, मस्तियां करना शुरू हो गया। ले बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 जुलाई 20, लाजमी तौर पर ईयर एंड देख लिया करें। अब 31 दिसंबर है, कौन सा है? Naseem Limited acquired a machine on lease from the bank. Detail of lease are as follows. Cost of machine is 38 million. हमने एक्वायर की है मशीन। रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जून 22। गुड हो गया, शुक्र है। ईयर एंड 30 जून है। अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर, पिछले साल का भी काम करो। इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन पर होनी चाहिए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 जून 21 एंड 30 जून 22। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 3 ईयर एंड 12 ईयर। ओहो हो, वाह जी वाह। लीज टर्म क्या है? 3 साल। यूजफुल लाइफ क्या है? 12 साल, 12 ईयर्स। अब दो चीजें आ जाएंगी। अब हम डेप्रिसिएशन का रूल भी देखेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ 7 million इज टू बी पेड सेमी एनुअली इन एरियर्स 31 दिसंबर पर और 30 जून। इंटरेस्ट रेट हमें हमेशा चाहिए होता है, जो लेसर चार्ज करे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। छुपा हुआ, लीज के अंदर इनबिल्ट हुआ हुआ वह 10%। अब बच्चों, 3 साल की लीज है, हर 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इन एरियर है, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर। अब अगर 6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट है तो रेट भी 6 मंथली होना चाहिए है। सबसे पहला ये काम करो, रेट को डिवाइड बाय 2 करके 5% पर 6 मंथ कर दो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। हर 6 महीने का रेट क्या है? 5%। अब काम करो और अपना काम, सबसे पहले क्या काम है? लीज पेमेंट्स बनाओ। लीज पेमेंट बनाकर आप क्या करो, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बनाओ, फिर आप शेड्यूल बनाओ। रूल बाद में देखते हैं। आप
लीज पेमेंट बनाएंगे। लीज पेमेंट में मैं पहले बता चुका हूँ आपकी डाउन पेमेंट फौरी तौर पर हो जाती है, लेकिन हमने हिस्सा बनाना है क्योंकि हमने जनरल एंट्रीज फोकस करके चलनी है, प्लस आपकी इंस्टॉलमेंट्स, प्लस कोई परचेज ऑप्शन है तो वो कोई डाउन पेमेंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट आपकी 7 मिलियन की है, 6 इंस्टॉलमेंट है, 42 मिलियन लीज पेमेंट। आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होगी, आप क्या करेंगे 7 इंटू 1 - 1.05 लेंगे, रेज टू पावर -6 लेंगे, 6 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड डिवाइड बाय 0.05 लेंगे। ये काम है जो आपने करना है, असल में इस चीज का आपने ख्याल रखना है। 7 इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन लगा देते हैं, 1 - 1.05 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय 0.05, 35.53, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई। और फिर आप इंस्टॉलमेंट का क्या करेंगे, डेट्स लिखेंगे। 1 जुलाई 20 को काम शुरू हुआ, 35.53, फिर आप डेट्स लिखेंगे 31 दिसंबर 20, 30 जून 21, 31 दिसंबर 21, 30 जून 22, 31 दिसंबर 22, 30 जून 23। और अपने साल के आखिरी पेमेंट के नीचे भी लाइन भी लगा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे अपने सालों को, ऐसे कर। और फिर कैलकुलेशन करेंगे 35.53 इंटू 5% करो, सीधा सीधा सा कैलकुलेटर पकड़ लें और जल्दी जल्दी काम करवाएं। 35.53 इंटू 0.05, 35.53 था बेटा जी, ये 1.78। मैंने पहले कहा था राउंडिंग ऑफ की टेंशन नहीं लेनी है। अब आप सिंगल रख लें या 2 डिजिट्स रख लें, 2 डिजिट से ज्यादा के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट्स रख लें क्योंकि बहुत छोटी सी अमाउंट है, तो फिर एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, 2 डिजिट्स पर रख लें। अच्छा, अब अगला एक बड़ा प्रॉब्लम, सर कदों करिए किवें करिए, राउंडिंग ऑफ कैलकुलेटर से करवाओ। मोड में जाओ, यहाँ पे नहीं आया मोड, शिफ्ट मोड में जाओ, शिफ्ट मोड, कैलकुलेटर ओपन कर लें, शिफ्ट मोड। यहाँ पर 6 नंबर पे फिक्स लिखा हुआ है, 6 नंबर फिक्स में 0 to 9 लिखा हुआ है, 2 कर दें। अब आंसर लेंगे 35.53 इंटू 0.05। बेचारा कैलकुलेटर काम करेगा, आप नहीं करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। 1.78 -7 आपका आंसर आएगा 5.22। आप यहां पर लिख देंगे 5.22। 5.22 को लेस करना है 35.53 से। अब मैं तरीका कार सिखा रहा हूं, ये माइनस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस कर दो 35.53, आपका 30.31 आंसर आ गया। यहां तक पहुंच गए। अब इसी तरह से करते चले जाना है, 2.05, 1.52 -7, 5.48, ये ऑलरेडी माइनस में है, प्लस 30.31। आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा 24.83। 24.83 इंटू 0.05, 5%, 1.24 -7, 5.76, 5.76 ऑलरेडी माइनस में जमा 24.83, 24.83, 19.07। So this is how you will proceed for your कैलकुलेशन। और ये वो तरीका कार है जिसमें आप फास्ट वे आउट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनी क्यूरी ऑन दिस वे आउट? अगर किसी को ये वे आउट नहीं समझ लगा तो वो बता दे।
तो ये कैलकुलेटर के छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आपको क्या करेंगे, पेपर में भी हेल्प करेंगे और इसे रूटीन में लेकर चलें। टेबल में इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट में और कब लास्ट में आएगी बेटा, अभी लास्ट में आ रही है, एरियर करवाया है, एडवांस का इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो करवाना मैंने सारा ही है, एकदम से सारा नॉलेज दिमाग में नहीं बिठा सकता, स्टेप बाय स्टेप बिठा सकता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ भी लग जाएगी। मैं कहते हैं तो मैं पूरा एक रीसेंट टाइम का पेपर पकड़ता हूँ, करवाना शुरू कर देता हूँ, क्या होगा, ऊपर से फिर आप कहेंगे पढ़ाना नहीं आता सर को, ठीक है। तो जो सी चीज स्टेप बाय स्टेप है वैसे ही सीखनी है, 10-12 दिन ऐसे नहीं रखे हैं, हम रिवीजन थोड़ी कर रहे हैं इस वक्त बैठे। स्टार्ट में नहीं था, कल जो था, कल जस्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाई थी कि भाई एडवांस में आ जाए, एरियर में आ जाए, डिलेड आ जाए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैसे निकलेंगी, कहानी खत्म। कल कहानी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर थी मेजरली। उसके बाद क्वेश्चन का बस मैंने स्टार्ट किया था जो कि आज कंप्लीट हुआ। तो दोबारा से कल का लेक्चर को दोबारा से देखें, जस्ट पीडीएफ देखना है, तरतीब से देखेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टार्ट में जस्ट आपको सिखाया जा रहा था कि एडवांस की पेमेंट्स आ जाएंगी तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो स्टेप पहला था ना कि हर किस्म की प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होनी है बस। अब दूसरा स्टेप है कि अब क्वेश्चंस के अंदर घुस गए हैं, अब क्वेश्चंस के ऊपर चलेगा काम, क्वेश्चंस के अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐड अप होती रहेंगी, आज ही अभी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे डेप्रिसिएशन पहले नहीं थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का रूल भी देखना है। 15 मिनट रह गए हैं, अच्छा जी। अब बेटा जी आपने बनाने हैं क्या, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और उसके रिलेटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बनानी है आपने चीजें, और जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड अ फॉर्मेट। आपके पास क्या चीज है, आपके पास शेड्यूल आपने बना लिया, शेड्यूल मुझे बनाने की मजीद तो जरूरत नहीं है, मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव इट्स ओके दैट नाउ यू कैन डू इट। जो सी चीज नहीं हुई थी वो मैंने लिख दी है, जो सी चीज मैंने करके रखी हुई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि किस किस तरीके से कैलकुलेटर पे फास्ट वे आउट में काम करना है आपको। अब हम जरा एक्सट्रैक्ट्स उठा लेते हैं यहाँ से, ये समरी है, 1 मिनट। नहीं काम कर रहा, चलो ना से जस्ट आउट 1 मिनट।
सिर्फ नॉइस आ रही है। माइक तो बिल्कुल ठीक है। जी आप बताओ बच्चों, अब आ गई है? मेरा ख्याल है वो माइक की यूएसबी थोड़ी सी हिल गई थी। चलें, अब क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन ये है कि लीज टर्म 3 years, यूजफुल लाइफ 10 years। अगर मुझे ये एसेट ट्रांसफर हो जाना है लेसी को, मैं इसे क्या यूजफुल लाइफ तक इसे इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यूजफुल लाइफ यूज करूंगा। या फिर लिखा हो लेसी विल एक्सरसाइज दी परचेज ऑप्शन, तो ये भी क्या हुआ? एट द एंड ऑफ लीज टर्म मैंने खरीद लेना है, तो भी मैं इसे किस तरह क्या करूंगा? यूजफुल लाइफ तक इस्तेमाल करूंगा, तो फिर डेप्रिसिएट भी यूजफुल लाइफ तक होगा। या फिर लिखा हो एसेट विल नॉट बी ट्रांसफर टू लेसी, तो फिर अब अगर मेरे पास रहना ही नहीं है, तो फिर मैं किस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूं? यहां पे रूल है शॉर्टर ऑफ। अब सोची पे आते बंदा गया है, देखो कहता है शॉर्टर ऑफ लीज टर्म या यूजफुल लाइफ। बेटा जी यहां पर हम मिसाल ले लेते हैं, लीज टर्म और लाइफ। लीज टर्म है मेरी 5 साल, लाइफ है मेरी 4 साल। अब बोल लें, लीज टर्म है मेरी 5 साल, लाइफ है मेरी 8 साल। भाई अगर क्या पॉसिबल है कि एक बंदा हो, वो कहे सर बड़ी मुश्किल है, लाइफ तो इसकी 4 साल है, लेकिन मेरे हालात अच्छे नहीं है, अगर आप मेहरबानी कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं आपको 5 साल में पेमेंट कर दूंगा। बैंक को तो इंटरेस्ट से कर्ज है, ये याद रखें। बैंक को उसकी एसेट की लाइफ से कोई कर्ज नहीं है। तो फिर रूल क्या है? शॉर्टर है, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। वेरी रेयर है कि ये वाला केस हो, लेकिन केस तो है। तो मुझे 4 साल पे करना पड़ेगा शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ देखूंगा। अगर एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, या क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई वैल्यू दी गई है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब ही यही होता है कि एसेट ट्रांसफर नहीं होगा। ये मैंने अभी बता दिया है, बाद में आनी आनी है। इसका मतलब यही है कि एसेट ट्रांसफर नहीं होना। तो फिर अब क्वेश्चन के अंदर आप देखकर बताएंगे, क्वेश्चन ने एक क्वेश्चन में मुझे 3 साल लेने चाहिए, 12 साल लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? कितने गया क्वेश्चन साड़ा? ये आ गया क्वेश्चन बेटा। क्या क्वेश्चन में एग्जैक्ट आइडिया मौजूद है कि एसेट मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, या क्वेश्चन के अंदर ये पता चल रहा है कि मैं परचेज ऑप्शन यूज कर लूंगा? क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो फिर मैं क्या करूंगा? दोनों में से जो शॉर्टर है मैं वो ले लूं, 3 साल। मैं इसे डेप्रीशिएट कर दूंगा 3 years पर। डेप्रीसिएशन 3 years कितने गया? ये आ गई डेप्रीसिएशन।
ये, और मैं कहूंगा मैंने एसेट के लिखा कितने में है हुए, उसकी तो एंट्री बनाई नहीं है। हमेशा एंट्री बनाओ, राइट ऑफ यूज एसेट की हमेशा क्या बनाओ, एंट्री बनाओ। पहली एंट्री बनाओ, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश आईडीसी का क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, कैश कोई डाउन पेमेंट है तो वो क्रेडिट, और ये नेट लीज लायबिलिटी हो जाएगी। अब राइट ऑफ यूज एसेट आप बनाओगे, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट। लीज लायबिलिटी कितनी बनती है, 35.53 बनती है, जिसमें डाउन पेमेंट भी शामिल है अगर कोई हो तो 35.53। तो डाउन पेमेंट लेकर आऊंगा इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन के अंदर, फिर उसका समझाऊंगा किस तरीके से डील होना है। इन दोनों को इकट्ठा रख के डील करना है, इसको और इसको। कोई आईडीसी का कैश नहीं आ रहा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नहीं आ रही, तो फिर मेरा एसेट कितने के साथ होगा, 35.53 के साथ। फिर 35.53 को क्या कर दो, 3 पर डिवाइड कर दो, इक्वल टू 11.84। लो जी, ये काम हो गया। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज तो अब नहीं हो सकती हैं, एक मैंने कर दी है, बाकी एंट्रीज आप खुद बना दीजिएगा। अदरवाइज इसको कल हम मजीद डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है इससे, वो आपने नहीं करना। इसमें आईडीसी वगैरह आ रही है, डिसमेंटलिंग वगैरह आ रही है, तो इसको हम कल इंशाल्लाह डील करेंगे, और कल इसकी एंट्रीज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले वाले की भी एंट्रीज ऑटोमेटिकली डील हो जाएंगी, और ये वाला क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक दो चीजें इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, यहाँ से डिलीट मैं नहीं कर रहा। डिलीट करने से पिछली दफा ये देखा गया कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं, लिहाजा ये आपने करना नहीं है। आपने जहां तक क्लास वर्क है वहां तक ही रहना है, प्लस इसकी जर्नल एंट्रीज आप परफॉर्म करें। एक दो दिनों में जरा सा चैप्टर मेच्योर होता है तो क्वेश्चन में देने के काबिल हो जाऊंगा स्टडी टेक्स्ट से भी। अभी उन्होंने स्टडी टेक्स्ट में स्टार्ट में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एडअप कर दी हुई हैं, तो फिर वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होंगी। तो अभी आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको, जिसके पास स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से हाईलाइट करे, जिसके पास स्टैंडर्ड नहीं है वो वैसे ही पढ़ ले। स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। बुक भी उठा के देखेंगे, बुक में पूरा स्टैंडर्ड अब छापा मार दिया हुआ है, और एग्जामिनर बहुत सख्त हो गया है इस मामले पे कि वो अब ओपन बुक के बगैर गुजारा नहीं है एग्जामिनर की अप्रोच के बाद। पहले फिर भी कहा जा सकता था कि गुजारा है, अब स्टैंडर्ड के पैरा पूरे के पूरे स्टडी टेक्स्ट में एडअप कर दिए गए हैं, अब कोई गुजारा नहीं है। मेरे नज़दीक कोई गुजारा नहीं है। मैं पहले भी स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा था, अभी स्टैंडर्ड से ही पढ़ाऊंगा। जब गुजारा था तब भी मैं स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा था, क्योंकि एक जो चीज़ हेल्प करनी है वो कर सकती है, और बच्चों को किया है। जिन्होंने बात मानी है उन्होंने हेल्प हासिल किया, और पेपर के अंदर हेल्प हासिल हुई है उन्हें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।